पीएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे थे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट स्टीरियो केमिस्ट्री, जिस पे मैं आपके साथ ऑलरेडी 2 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। होप आपने वो देखे भी होंगे। आज हम बात करते हैं हमारे थर्ड लेक्चर पे, जिसका टॉपिक बनता है अगेन टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ओके, तो मैंने देखो टॉपिक टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म ही लिखा हुआ है, लेकिन आज हम लोग पर्टिकुलरली किस पे बात करने वाले हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के फर्दर टाइप्स पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ना, एक बार मैं पर्टिकुलर लेक्चर पे बात करने से पहले एक बार आपको मैं सिलेबस दिखा लेती हूँ। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। देखिए ये आपका सिलेबस है बीएससी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, पर्टिकुलरली स्टीरियो केमिस्ट्री का। ओके, अब अगर मैं आपको ना सिलेबस के साथ लेते हुए चलूं, तो मैंने ना यहाँ पे सिलेबस को टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है ताकि हमको चीजें आसानी से एनालाइज हो जाए। ठीक है, देखो ना, अगर आप सिलेबस देखोगे ना, तो पहला सिलेबस में पहला जो टॉपिक है, सॉरी आपका, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर पे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म बताया है। मैंने बताया था भाई आइसोमर्स क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, कैसे आपको पता चलेगा कि कोई गिवन कंपाउंड आइसोमर है। और आइसोमर है भी तो पर्टिकुलरली हमने बोला था दो टाइप के आइसोमर होगा, एक होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक होगा स्टीरियो आइसोमर। तो वो भी मैंने विद एग्जांपल आपको क्लियर किया था कि अगर आइसोमर है तो स्ट्रक्चरल है या स्टीरियो है, ये कैसे आप पहचानोगे, ये भी हमने लास्ट लेक्चर पे किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक होता है टाइप्स ऑफ आइसोमर। टाइप्स ऑफ आइसोमर मतलब यही पूछ रहा है कि आइसोमर के दो टाइप थे, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। अगर आप प्रॉपरली देखेंगे तो स्ट्रक्चर के भी फर्दर 6 टाइप से और स्टीरियो के भी फर्दर 2 टाइप रहते हैं। तो ये भी हमने डिस्कशन में लिया हुआ था। स्ट्रक्चरल मैंने आपको कवर करा दिया लेक्चर नंबर 2 के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको ये सारी चीजें कराई थी। देखिए, जिसके अंदर मैंने आपको ये, देखो फर्स्ट लेक्चर पे मैंने आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर है तो स्ट्रक्चरल है, स्टीरियो है, कैसे पता चलेगा, ये कराया था। सेकंड लेक्चर पे स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो इसके अंदर फर्दर 6 टाइप्स होते हैं, विद एग्जांपल विद थ्योरी, सारी चीजें मैंने कवर कराई थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे टाइप के आइसोमर के फर्दर टाइप्स पे, वो है स्टीरियो आइसोमर। अब देखो स्टीरियो आइसोमर ना बहुत बड़ा टॉपिक है और आपका सिलेबस पूरा स्टीरियो आइसोमर को कवर करता है। अगर आप प्रॉपरली देखेंगे ना, देखो आपको क्या मिलेगा ना, स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर ना फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर। अब आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये लिखा हुआ है, देखो एक मिनट, थर्ड टॉपिक लिखा हुआ है, वो है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, और आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज अगेन अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के जो 2 फर्दर टाइप है, एक है ऑप्टिकल, एक है ज्योमेट्रिकल, उसको हमने कवर करना है। अब अगर आप इसे देखेंगे ना, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ये सारे पॉइंट्स को, ये सारे टॉपिक्स को हमने कवर करना है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर भी ये सारे टॉपिक्स को हमने कवर करना है। इसलिए मैंने आपको सिलेबस दिखाया ताकि आप देख सकें कि आप कौन से टॉपिक्स कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक हो गया, और ये जो सिलेबस है ये मैं पोस्ट भी कर दूंगी, आप वहां से भी चीजें देख सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर रहेगा ना, इसके अंदर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझने वाले हैं। इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का भी आज पहला टॉपिक क्या रहेगा पता है आपका, वो रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यानी कि आज हम ये समझेंगे कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, और क्या कंडीशन रहती है कि अगर आपका आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो क्या कंडीशंस रहेंगी, क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी, उसको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे ईजेड सिस्टम को हम कवर करेंगे, इसी में सिस ट्रांस भी आता है, उसको भी कवर करेंगे। उसके बाद हमें जो गिवन कंपाउंड दिए हुए हैं, इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वगैरह बना के हम लोग चलेंगे। तो ऐसे ही टॉपिक्स को मैं आपका कवर कराऊंगी। ठीक है, तो बस ये था हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन, मुझे आपको बताना था। अब आप समझ गए, अब हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपका वही मटेरियल है, और आपको पता है सारे मटेरियल आपको कहाँ मिलेंगे, जितना भी ये नोट्स है ना, जितना भी मैंने टाइप किया हुआ है, जितना भी मैं ड्यूरिंग द लेक्चर लिखती हूँ, वो सारा मटेरियल आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, और ये थोड़ा सा पेड है, आप देख सकते हैं। मैंने इस पे एक लेक्चर भी बनाया हुआ है, मतलब एक वीडियो भी बनाई हुई है कि कैसे आपको नोट्स मिलेंगे। 299 पे करके आपको सारा मटेरियल फ्री में अवेलेबल हो जाता है, और जितना भी है आपको वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहां सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो बस बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर पे। आप यहाँ पे देखिए, देखो आज हमने पढ़ना है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर क्या होता है पहले हम समझेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स के 2 टाइप होते हैं, कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन को उठाते हुए चलेंगे तो इस कॉन्फ़िगरेशन के भी फर्दर 2 टाइप होते हैं, जो आपके सिलेबस में गिवन है, जो है आपके ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और आज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, फिर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे पहुंचेंगे। देखो ना, स्टीरियो आइसोमर नाम से क्लियर हो रहा है, सारी चीजें तोड़ तोड़ के समझाऊंगी। स्टीरियो आइसोमर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि 2 वर्ड से बना हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 वर्ड से बना हुआ है। पहला वर्ड है आपका स्टीरियो और दूसरा वर्ड है आपका आइसोमर। तो आपको पता है आइसोमर क्या होता है, भाई हम लास्ट के लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आइसोमर
आइसोमर आपके दो वर्ड से बना हुआ है। पहला वर्ड है आपका आइसो, दूसरा वर्ड है आपका मैरिज्म। और आइसो मतलब सबको पता है क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम, और मैरिज्म मतलब क्या होता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं आपसे बोलूं आपके पास दो कंपाउंड है, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी, ये दोनों कंपाउंड अलग हैं, सारी चीजें बिल्कुल अलग अलग शो कर रहे हैं, एक लेफ्ट है तो एक राइट है, बिल्कुल अलग है, ओके। लेकिन अगर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन दोनों का जो फॉर्मूला बनेगा ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी आपके एटम्स हैं उनका जो नंबर है वो बिल्कुल सेम रहा, तो मैं बोलूंगी कि ये दोनों कंपाउंड चाहे एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने की वजह से इनको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर। बिकॉज आइसोमर बोलता है, आइसो मतलब सेम और मर मतलब होता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया तो वो बन जाते हैं आपके आइसोमर, ओके। अब आइसोमर तो पता है, अब स्टीरियो मतलब क्या होता है। तो देखो आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, ये टर्म आपके लिए, आपके ने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, मैं आपको फिर भी क्लियर करती हूँ। देखो स्टीरियो मतलब होता है आपका स्पेस। स्पेस मतलब क्या हुआ, जब आप चीजों को 3D में देखते हैं। अगर देखो इस चीज को मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, स्पेस मतलब या फिर 3D मतलब यहाँ पे क्या है, देखो ना, अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, मैं बना के आपको दिखाती हूँ। सपोज करो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ओके। तो देखो अगर मैं आपसे बोलूँ ये मॉलिक्यूल किस पे है, तो आप बोलोगे ये मॉलिक्यूल एक प्लेन पे है, एक पेपर पे है। ये जो स्क्रीन है, सपोज ये हमारी एक पेपर है, इसके ऊपर मैंने आपके मॉलिक्यूल को दिखाया हुआ है। आपको ये दिख रहा है कि सिर्फ 2 डायमेंशन का यूज कर रहा है ना, सिर्फ एक्स और वाई, 2 डायमेंशन का ये यूज कर रहा है, तो मैं बोलती हूँ ये मेरी 2D इमेज है। ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में इसे देखोगे, मॉलिक्यूल हम जस्ट बनाने के लिए ऐसे बनाते हैं, बट एक्चुअल में होते क्या है, देखिए ना, ये जो कोई भी एक एटम होता है, कोई भी एटम, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, किसी को भी आप ले लो, अगर आप इसका शेप देखते हैं ना, एक्चुअल में हम इसे एक स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, जैसे हमारी बॉल होती है वैसा हम इसे कंसीडर करते हैं। तो सपोज करती हूँ मेरे पास ये जो कार्बन और ये जो कार्बन है, ये डबल बॉन्ड में ये दोनों प्रेजेंट है, ये इसका शेप भी क्या होगा, स्फेरिकल, एक बॉल की तरह, इसका शेप भी क्या होगा, स्फेरिकल, एक बॉल की तरह, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इनके साथ जो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन लगे हैं उनका हाल भी सेम होगा। देखो यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो भी आपका स्फेरिकल होगा, यहाँ पे आपका एक क्लोरीन लगा है, वो भी आपका स्फेरिकल होगा, यहाँ वाला क्लोरीन भी स्फेरिकल होगा, यहाँ वाला हाइड्रोजन भी आपका ऐसे स्फेरिकल एक बॉल की तरह होगा, ठीक है। अब ये वाली इमेज तो मैंने कैसे दिखाई, ये 2D, लेकिन अगर मैं इसको एक्चुअल में जब आप 3D में से ड्रॉ करोगे तो ये कैसे दिखेगी अगर आप उसे देखोगे, तो बस इतना समझ लेना है कि ये जो सारे एटम्स हैं वो किसके इक्वल है, एक बॉल के इक्वल है, ठीक है। अगर ये एक बॉल के इक्वल है तो आप खुद ही सोचो, क्या मैं एक बॉल को इस तरीके से अरेंज करके, एक बॉल दूसरी बॉल से डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, यहाँ पे भी 4 बॉल ऐसे जुड़ी हुई है, और अगर मैं इसे एक पेपर पर रखूं तो क्या ये ऐसे रखा जाएगा, नहीं। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो दो आपके कार्बन कार्बन वाला जो बॉन्ड है, जो दो बॉल है हमारी, वो एक प्लेन पे है, जैसे एक पेपर पर, जैसे आपकी स्क्रीन है उस पे है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो बॉल है ना, ये जो आपका हाइड्रोजन है, जो एक स्फेरिकल की तरह मैंने इंडिकेट किया है, ये इस प्लेन से बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है मतलब आपकी जो स्क्रीन है इसके पीछे की ओर जा रहा है, समझ में आ रहा है, ये पीछे की ओर दिखेगा एक्चुअल में जब आप इसे 3D में देखोगे तो। और ये वाला जो है ये आगे की ओर दिखेगा, ठीक है। सेम वे पे ये आपको पीछे की ओर दिखेगा, ये आपको आगे की ओर दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये आपके 3 डायमेंशन का यूज कर रहा है, और इसी को हम बोलते हैं 3D इमेज, और इसी मतलब 3D स्ट्रक्चर, और इसी 3D स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं जब हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म को समझते हैं, तो वहां हमको चीजों को 3D में देखना पड़ता है। समझ में आया। तो ये 2D है, जहां पे मैंने कोई भी आपको स्पेस वगैरह की बात नहीं की, लेकिन एक्चुअल में जब आप इसे देखते हो तो आपको ये मिलता है कि ये आपका, आपने बस इतना समझना है कि ये जो चीजें है ना, ये आपके बॉल के सिमिलर है, एक एटम एक बॉल के इक्वल है। ये दोनों आपकी दो बॉल थी, ये आपकी प्लेन में है, आपकी स्क्रीन में है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये बॉल आपकी स्क्रीन से पीछे की ओर निकली है, ये आगे की ओर, ये पीछे की ओर, ये आगे की ओर। अब ये तो आपके प्लेन में नहीं है ना, ये प्लेन से बाहर है, पीछे की ओर है, ये प्लेन से आगे की ओर है, ये प्लेन से पीछे की ओर है, ये प्लेन से आगे की ओर है। इसी को हम बोलते हैं 3D, ओके। और इसी को हम बोलते हैं स्टीरियो, इसी को हम बोलते हैं स्पेस में मॉलिक्यूल को देखना, ओके। अब स्टीरियो आइसोमर को अगर अब हम लोग प्रॉपर्ली देखें, अब क्या हुआ, हमने बोला आइसोमर्स आपके वो हो गए जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि भाई ये अलग है, ये अलग है, वो डिस्टिंग्विश होगा इनके स्टीरियो से। स्टीरियो मतलब जब मैं इस मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी को स्पेस में ड्रॉ करूंगी, 3D में ड्रॉ करूंगी, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि भाई इसका स्पेस में जो ओरिएंटेशन है, यानी कि इसका स्पेस में जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है वो अलग है, और इसका अलग है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम। इसके पास भी कार्बन सपोज 4 है, इसके पास भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन इसके पास सपोज 7 है, इसके पास भी हाइड्रोजन 7 है, सपोज इसके पास एक ऑक्सीजन है, इसके पास एक ऑक्सीजन है, सपोज कह रही हूँ। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C4H7O है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C4H7O है। तो आप बोलोगे भाई ये दोनों फॉर्मूले, ये दोनों कंपाउंड तो एक ही है, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये दोनों एक ही है, लेकिन नहीं है।
क्यों? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जब आप इसे ड्रॉ करोगे ना स्पेस में, ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे स्पेस में ड्रॉ करोगे, और स्पेस में जब आप इसे ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इसके एटम तो अलग तरीके से अरेंज हो रहे हैं स्पेस में, इसके एटम अलग तरीके से अरेंज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये दोनों जो कंपाउंड है वो एक दूसरे के आइसोमर तो हैं, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दिखा रहे हैं, लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है। जैसे अगर ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो और स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता तो मैं बोलती इनका ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर है। लेकिन इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो स्पेस में एटम्स की जगह, यानी कि एटम्स की ओरिएंटेशन में, अभी आप आगे एग्जांपल से समझेंगे तो और क्लियर आएगा, उसकी वजह से आपको डिफरेंस मिलेगा, तो इसे हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर। क्लियर हुआ? बस अब आप पहले इतनी चीज को समझो, बस इसको अपने अपने दिमाग में डालें, क्योंकि फर्स्ट टाइम में भी आप ये चीजें पढ़ रहे हो। अब आप आगे एग्जांपल से समझेंगे तो आपको चीजें क्लियर आएंगी, ठीक है? अब देखो स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन आपने एग्जाम में क्या लिखनी है। डेफिनेशन क्या बोल रही है? डेफिनेशन भी सेम बोल रही है, दोस कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप एंड एटम इन अ स्पेस, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टीरियो आइसोमर एंड द फिनोमिना इज टर्म्ड एज अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोला? वही चीज बोला कि अगर आपके पास दो कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो बिल्कुल सेम ही है, दोनों कंपाउंड आपके सेम है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इन्हें स्पेस में ड्रॉ करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि इन दोनों के जो आपके दो कंपाउंड हैं, इनमें जो ग्रुप्स लगे हैं, इनके जो एटम्स है वो स्पेस में अलग अलग तरीके से अरेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये दो अलग अलग कंपाउंड बन जाते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे कि दो टाइप के होते हैं, कन्फर्मेशन एंड कॉन्फिगरेशन। अब ये क्या होता है इससे भी मैं सेपरेटली बताऊंगी, बिकॉज आपके सिलेबस में इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ है, तो हम ये आगे कवर करेंगे। अब ये जस्ट इतना ध्यान में रखना कि स्टीरियो आइसोमर के दो टाइप, कन्फिगरेशन एंड कन्फर्मेशन, एंड कॉन्फिगरेशन के फर्दर दो टाइप, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। और ज्योमेट्रिकल ये ऑप्शनल, ये गलत हो गया, ठीक है? इसे आप ऑप्शनल नहीं, इसे आप ऑप्टिकल कहेंगे, ठीक है? और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आज हमने कवर करना है। यहाँ पे भी सेम चीज लिखिए, कॉन्फ़िगरेशन के दो टाइप, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल के अंदर सिस, ट्रांस, ई एंड जेड ये सब हम लोग कवर करेंगे, और ऑप्टिकल के अंदर एनेंटियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, मीसो कंपाउंड क्या होता है ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है? ये तो जस्ट रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है? अब हम लोग पर्टिकुलरली बात करते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे कि क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बोला द कंपाउंड विच हैविंग द मोर देन वन अरेंजमेंट एंड विच आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल बाय द रोटेशन अबाउट एनी बॉन्ड शोज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये बोला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब आपको देखने को मिलेगा ना जब आपका जो गिवन कंपाउंड है वो एक से ज्यादा अरेंजमेंट में प्रेजेंट हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वहां पर को कोई भी रोटेशन देखने को नहीं मिले, क्योंकि अगर रोटेशन देखने को मिलेगा बॉन्ड के बीच में तो ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होंगी, और अगर ये दो कंडीशन आपकी फुलफिल्ड हुई तभी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। तो हो सकता है अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी तो आपको सारी चीजें क्लियर आएंगी। अभी जस्ट इतनी चीज ध्यान में रखना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने के लिए, किसी भी कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए आपको कुछ बातें माननी पड़ती है, कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखना होता है। पहली कंडीशन ये है कि आपका जो गिवन कंपाउंड जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला है वो एक से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, डिफरेंट अरेंजमेंट में प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब एटम्स आपके डिफरेंटली अरेंज होने चाहिए, ठीक है? और इस तरीके से अरेंज होनी चाहिए कि वो दोनों जो कंपाउंड है ना, जो दोनों अरेंजमेंट है वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल ना हो, आपस में एक दूसरे से बदल ना पा रही हो, ऐसे आपको अरेंज करना है, ठीक है? अब ये बोल रहा है कि भाई ये जो कंडीशंस मैं आपको बता रही हूँ ना, ये दो कंडीशन ये कैसे पॉसिबल होंगी, भाई ये कैसे बन पाएंगी? तो इसको भी बनाने के लिए हमको दो कंडीशन अगेन फुलफिल्ड करनी होती है। आपको ध्यान से सुनना है, आपको क्लियर आएगा। पहला पॉइंट आप ध्यान से सुनना है, ये बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टम वेयर द रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। तो ये बोल रहा है सबसे पहले तो आप एक ऐसे सिस्टम को देखो, सिस्टम मतलब आप एक ऐसे मॉलिक्यूल को देखो जहां पे रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो, यानी कि यहाँ पे रोटेशन होना पॉसिबल ना हो। अगर रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा तभी आपका जो गिवन कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा। अब भाई रोटेशन रेस्ट्रिक्ट है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो वही चीज है, बीएससी के स्टूडेंट हैं, आपको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी, रोटेशन कैसे रेस्ट्रिक्ट होता है, तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। देखो सिंपल सी बात होती है, रोटेशन होना मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड का मतलब ऐसे देखो, ऐसे समझो, मेरे पास दो केस हैं, ठीक है? केस ए, केस बी, ठीक है? तो पहला वाला जो एग्जांपल है अगर आप इसे देखोगे ना, यहाँ पे मैंने दिखाया मेरे पास दो एटम है, कार्बन एंड कार्बन। जैसे मैंने आपसे बोला एटम को एक स्पेरिकल बॉल की तरह कंसीडर करो, तो ये मेरे पास एक है, एक ये पे है, ठीक है? आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4, तो देखो इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, एक इथाइल के साथ बनाया, एक क्लोरीन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, और एक ये पूरे ग्रुप के साथ। तो इसके भी 4 बॉन्ड बन गए, इसके भी 4 बॉन्ड बन गए, एक हाइड्रोजन के साथ, मिथाइल के साथ, क्लोरीन के साथ, और ये पूरे ग्रुप के साथ, ठीक है? दोनों ने 4-4 बॉन्ड बनाए और दो कार्बन एटम आपस में एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है? अब
आपके पास यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और अगर आप इस बॉन्ड को ना रोटेट करना चाहते हैं यानी कि इस बॉन्ड को घुमाना चाहते हैं ऐसे, तो क्या आप इसे घुमा पाएंगे? ऑब्वियस घुमा पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड में ना रोटेट करना, इस ऐसे समझो एक धागा है, ये सिंपल सा एक थ्रेड है, उसको अगर आप घुमाना चाहते हैं तो एक सिंगल थ्रेड को आप आसानी से घुमा सकते हैं, तो आप इसे इजीली घुमा सकते हैं। और अगर आप इसे घुमाएंगे ना तो आपने कैसे घुमाना, घुमाना मतलब ये होता है कि आप एक पहले एटम को तो अपनी जगह पर पिन करेंगे, इसे आपने एज इट इज पिन किया है, इसमें आपने छेड़छाड़ नहीं करनी है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरा एटम है ना, इस ये आपका घूम जाएगा। घूम जाएगा तो क्या होगा, ये वाला अगर मैंने इसे घुमा दिया, घूम गया तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन है वो घूमने के बाद ऊपर आ जाएगा, ये भी घूम जाएगा ऊपर, ये भी आपका घूम जाएगा नीचे, ये आपका चला जाएगा घूम के यहाँ पर को, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो मेरे को मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से मिला हुआ था, अब मुझे वो कैसे मिल जाएगा, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं, यहाँ पे तो एज इट इज मिलेंगे CH3, सॉरी CH2CH3, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये तो एज इट इज मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, ये जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा, और क्लोरीन जो नीचे था वो मेरा ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये दो इमेज आपको क्या दिखाती है, ये दो मॉलिक्यूल आपको क्या दिखा रहे हैं कि पहले मॉलिक्यूल में जब आपने एक सिंगल बॉन्ड में रोटेशन किया तो आपको ये दूसरा मॉलिक्यूल मिल गया। इसी को बोलते हैं रोटेशन होना। और ध्यान रखना है कि हमेशा सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होता है। कार्बन कार्बन जब आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा तो यहाँ पे आप इजिली रोटेशन देख पाएंगे, ये इजिली रोटेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसी के बदले यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बजाय डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वही समझना है कि एक सिंगल थ्रेड को तो आपने रोटेट कर लिया, लेकिन डबल को या ट्रिपल को रोटेट नहीं कर पाओगे। इट मींस क्या हुआ, ये सेम मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ डबल बॉन्ड मैंने ले लिया, अब ये डबल बॉन्ड आ गया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इसमें रोटेशन कर पाओगे, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। डबल बॉन्ड में कभी भी रोटेशन नहीं होता, ट्रिपल बॉन्ड में भी कभी भी रोटेशन नहीं होता। यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड वाला केस यूज नहीं करते, सिर्फ डबल बॉन्ड वाला केस यूज करते हैं। तो आपको आगे एग्जांपल्स मिलेंगे, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड मिलेंगे, तो आपने ध्यान रखना है जहां भी आपको डबल बॉन्ड मिल जाए वहां पे कभी भी रोटेशन नहीं हो पा, मतलब इसके लिए इसमें अगर मैं रोटेशन नहीं करा सकती तो इट मींस इसका मैं कोई दूसरा कंपाउंड नहीं बना सकती, इसके लिए कोई मैं अल्टरनेट, मतलब कि इसको मैंने रोटेट कर दिया और इसी में इंटर कन्वर्ट करने के बाद मुझे एक दूसरा कंपाउंड मिल गया, ऐसा नहीं हो सकता। इसी में मैंने इंटर कन्वर्जन किया और मुझे ये मिल गया, लेकिन इसमें मैं बॉन्ड का रोटेशन की वजह से, इंटर कन्वर्जन की वजह से एक नया कंपाउंड नहीं बना सकती। तो हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने के लिए एक ऐसे ही कंपाउंड की जरूरत होती है जहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो। अगर मैं बोलूं इन दोनों में से कहां पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, तो आप बोलोगे यहाँ तो नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है, यहाँ पे रोटेशन नहीं होता, तो यहाँ पे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख सकते हैं। क्लियर हुआ? और यही चीज हमने बोला था कि हमको क्या करना है, एक ऐसे कंपाउंड की जरूरत है जो कि आपस में इंटर कन्वर्टेबल ना हो बाय द रोटेशन ऑफ एनी बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड के रोटेशन की वजह से ये इंटर कन्वर्ट ना हो। देखो ये तो इसमें इंटर कन्वर्ट हो सकता है ना, अब आप इसे दोबारा रोटेट करोगे तो वापस ही बन जाएगा, इसे रोटेट करोगे ये बनेगा, इसे रोटेट करोगे ये बनेगा, तो इंटर कन्वर्जन हो रहा है बाय द रोटेशन ऑफ बॉन्ड। हमको ऐसा नहीं चाहिए, तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन ये करेगा क्योंकि यहाँ पर को कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा। पहली चीज समझ में आई। अब देखो थ्योरी पे भी ये लिखा है, इट विल बी प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इफ द कंपाउंड है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अगर किसी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है। और ध्यान रखना मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर को हम डबल बॉन्ड ही यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज रिंग और हिंड्रेंस, इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे भी मैंने बोला कि डबल बॉन्ड में कभी भी आपका रोटेशन नहीं होता, सेम वे पे आपने याद रखना है कि अगर आपके कंपाउंड में रिंग हो या फिर हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब बड़े बड़े ग्रुप होने की वजह से रुकावट अगर आती है उसे हम बोलते हैं हिंड्रेंस। तो ये बोल रहे हैं इस वजह से भी आपका कभी भी रोटेशन नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूं, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, एक मिनट रुकिएगा। देखो ये वाला कंपाउंड जो है मेरा वो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, और अभी मैंने बोला भाई अगर सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा तो उसमें रोटेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो अगर मैं बोलूं ये मेरा सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड तो है, लेकिन यहाँ पे ना मैंने हिंड्रेंस लगा कर दिया। हिंड्रेंस मतलब मैंने कोई बड़ा ग्रुप, सपोज करो हाइड्रोजन के बदले कोई मेरी रिंग लग गई है, रिंग मतलब कोई बड़ी ग्रुप लग गई है, ठीक है। और यहाँ भी मैंने लगा दिया है रिंग, ओके। अब होगा क्या ना, आप यहाँ पे चाहेंगे कि मैं रोटेशन करा लूं, लेकिन रोटेशन कराना चाहोगे ना तो ये जो रिंग है, देखो आपने इसे रोटेट करना चाहा, रोटेट करोगे तो ये वाला जो रिंग है वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे भी रिंग और यहाँ पे भी रिंग। रिंग मतलब क्या हुआ, रिंग मतलब कोई बड़ा कंपाउंड, कोई इतना बड़ा कंपाउंड। रिंग मतलब सिंपली हुआ कोई बड़ा कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सपोज करो कोई बड़ा कंपाउंड है, अगर मैं इसे बड़ा करके कुछ ऐसे दिखा दूं कि ये मेरा कोई इतना बड़ा कंपाउंड है, ठीक है, ये भी मेरा कोई इतना बड़ा कंपाउंड है, ठीक है। अब हुआ कि इतने बड़े बड़े कंपाउंड तो मैंने ले लिए,
अब होगा क्या, ये दोनों कंपाउंड के यहाँ पर को रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि ये भी इतना बड़ा है, ये भी इतना बड़ा है, ये दोनों आपस में रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे और आपका कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल का ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, जिस वजह से हम बोलते हैं कि अगर आपके कंपाउंड में चाहे सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, उसमें कोई रिंग आ गई, रिंग या फिर कोई बल्की ग्रुप मतलब कोई बड़ा ग्रुप आ गया, तो वो क्या करेगा, वो रोटेट करना तो चाहेगा। बॉन्ड सिंगल देखोगे आप बोलोगे रोटेशन तो हो जाएगा, लेकिन रोटेशन के बाद जब आपकी ये रिंग रिंग एक दूसरे के पास आ गई या फिर कोई बल्की ग्रुप और बल्की ग्रुप एक दूसरे के पास आ जाएगा, तो खुद ही सोचो ना, एक बेंच में दो बल्की बल्की लोग जो मोटे तगड़े से लोग होते हैं, उन दोनों को हम एक साथ बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे ना, एक दूसरे को धक्का मारेंगे आपस में, और जिस वजह से कोई भी टेबल पर नहीं बैठ पाएगा। वही चीज यहाँ भी होता है, दो बड़े बड़े ग्रुप को एक साथ लाओगे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, जिस वजह से क्या होगा, ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो ये चीज आपकी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो वही चीज बोल रहा है कि आपके पास कंडीशन ये है कि या जो आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए जिसकी वजह से रोटेशन ही ना हो, या फिर आपके कंपाउंड में कोई रिंग या फिर हिंड्रेंस होना चाहिए, बिकॉज रिंग और हिंड्रेंस की वजह से चाहे बॉन्ड सिंगल ही क्यों ना हो, वहां पर रोटेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट ही नहीं करते, कंपाउंड बन ही नहीं पाएगा। ठीक हो गया, पहली कंडीशन तो ये है कि रोटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, ये बोल रहा है फॉर द डिफरेंट अरेंजमेंट द टर्मिनल ऑफ अ सिस्टम शुड इंडिविजुअली हैव अ डिफरेंट यूनिट। ये बोल रहा है अगर आप कुछ इस टाइप का सिस्टम बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको ना आपके एटम्स के में आपके एटम्स का टर्मिनल अरेंजमेंट ऐसे करना है कि वो इंडिविजुअली डिफरेंट हो। मतलब क्या हुआ, देखो मैंने 3 एग्जांपल लेके आपको बताया मैं, तो देखो यहाँ पे मैंने एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया है जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इट मीन्स मेरी जो पहली कंडीशन है रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करने वाली, वो तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं फुलफिल्ड हो रही है। ओके, अब दूसरी कंडीशन ये बोल रही है कि जो आपके टर्मिनल एटम है वो इंडिविजुअली डिफरेंट होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ना, आप इसे बीच से पार्टीशन करते हो, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, यहाँ से इन दोनों को बीच से डिवाइड करते हो, ठीक है, और देखते हो कि इसके लेफ्ट साइड जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। राइट साइड जो एटम है वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। मतलब समझ में, ये आपका हाफ हो गया, ये आपका हाफ हो गया। यहाँ जो एटम्स हैं वो इंडिविजुअली एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर एक एटम ए है तो दूसरा क्या होगा, बी है। एक अगर सी है तो एक आपका क्या होगा, डी है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी ए है और ये भी ए है, ऐसा होगा तो ये कंडीशन फुलफिल्ड नहीं होगी, और फुलफिल्ड नहीं होगी तो कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि हमारे जो इंडिविजुअल एटम है वो डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ अगर ए है तो यहाँ बी हो गया, यहाँ अगर ए है तो दूसरा आपका क्या हो गया, बी हो गया। सेम वे पे देखो, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में मैंने क्या लगाया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी रोटेशन नहीं हो सकता। अगर रोटेशन नहीं होगा तो पहली कंडीशन आपकी फुलफिल्ड हो गई। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि आपके पास जो एटम्स है वो डिफरेंट होनी चाहिए एक दूसरे से, तो बीच से आपने इनका दो पार्टीशन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, इस कार्बन के पास जो दो एटम है देखो वो दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल है, एक Y है तो दूसरा क्या है, X है। ठीक है, एक Z होता है तो दूसरा क्या होता है, A होता है, ऐसा होता। अगर Y है और ये भी Y हो गया तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरी साइड देखो, आप बोलोगे नाइट्रोजन के एक साइड X है, एक साइड ये क्या है, ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि कंसीडर किए जाते हैं। तो एक X है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स ये भी सेकंड कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, अब इसको देखो, ये तीसरी कंडीशन को देखो। तीसरी कंडीशन में क्या है, यहाँ पे आपका कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है मतलब रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो गया, यानी कि पहली कंडीशन तो फुलफिल्ड है, लेकिन क्या दूसरी कंडीशन फुलफिल्ड है, नहीं। क्यों? क्योंकि आप अगर कार्बन, ये आपने पार्टीशन किया, कार्बन के साइड देखा एक एटम ए है दूसरा एटम बी है, लेकिन ऑक्सीजन के साइड देख रहे हो एक जगह लोन पेयर है और दूसरी जगह भी लोन पेयर है। इट मीन्स यहाँ पर को दोनों आपके क्या है, बिल्कुल सेम सेम हो गए, सेम सेम हो गए। इट मीन्स अब ये डिफरेंट नहीं है, तो ये आपकी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे। चाहे इनमें डबल बॉन्ड है, इनमें रोटेशन, पहली कंडीशन फुलफिल्ड हो रही है लेकिन दूसरी कंडीशन फुलफिल्ड नहीं होने की वजह से ये जीआई शो नहीं करेगा। अगर आपसे मैं पूछूं अब इन तीनों में से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएगा, तो आप बोलोगे पहला वाला बना सकता है, क्योंकि इसने पहली कंडीशन भी फुलफिल्ड की, सेकंड भी की। ये भी जीआई शो करेगा क्योंकि इसने पहली कंडीशन फुलफिल्ड की, सेकंड भी की। लेकिन इसने आपकी पहली कंडीशन फुलफिल्ड तो की लेकिन सेकंड नहीं की, बिकॉज इसके एक साइड में आपके एक ही एटम के साथ दो सेम टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, जो कि हमें चाहिए नहीं थे, हमको दोनों अलग अलग चाहिए थे। एक में लोन पेयर है, दूसरे में कोई दूसरा XYZ कोई भी मॉलिक्यूल या फिर कोई भी एटम होता तो ये जीआई शो करता, लेकिन अभी ये नहीं करेगा बिकॉज इसने सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं की है। क्लियर हो गया ना? थर्ड वाला पॉइंट क्या है, तो देखो ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट भी है और आपको एक जीआई का एग्जाम्पल भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, इसमें क्या हुआ है देखो, ये बोल रहा है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर अकर ड्यू टू द डिफरेंशियल डिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ग्रुप। ये बोल रहा है जीआई आपको थर्ड कंडीशन ये बोल रही है कि तभी आपको देखने को मिलेगा
जब आपके जो कंपाउंड है, जो आपका मॉलिक्यूल है, उसमें जो टर्मिनल ग्रुप है, टर्मिनल ग्रुप मतलब जो कोने पे जो ग्रुप लगे हुए हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो अलग-अलग आए तभी आपको जीआई देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। पहले आप एग्जांपल देखो, पहले आप बताओ कि ये कंपाउंड आपका, ये जो कंपाउंड है ना, इसके हमने मॉलिक्यूल को ड्रॉ किया है स्पेस में, ठीक है? देखो सबसे पहले समझो, ये मेरा मॉलिक्यूल है ब्यूटीन, ठीक है? अब इसको मैंने बोला ये मेरा आइसोमर आइसोमर बन रहा है, इसके अगर मैं मॉलिक्यूल को ड्रॉ करती हूँ, देखो इसको मैंने ना ड्रॉ किया, वो भी कहाँ? स्पेस में ड्रॉ किया, ठीक है? इसकी मॉलिक्यूल को मैंने स्पेस में ड्रॉ किया, तो मुझे क्या मिला? देखो कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मैंने लिखा कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है? वैलेंसी पूरी करनी है, इस कार्बन की भी 4, इसकी भी 4, यानी कि ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, जिसमें से 2 बॉन्ड इसने बना लिए, 2 बॉन्ड इसे और बनाने, ठीक है? तो इसे 2 बॉन्ड और बनाने हैं और इसने भी 2 बॉन्ड और बनाने हैं। तो यहाँ पे देखो एक साइड हाइड्रोजन, एक साइड मिथाइल, एक साइड हाइड्रोजन, एक साइड मिथाइल। तो मैंने क्या किया? एक साइड हाइड्रोजन लिख दिया, एक साइड मिथाइल लिख दिया। दूसरे में भी मैंने एक जगह हाइड्रोजन लिख दिया, एक जगह मिथाइल। अब आप क्या कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि मैंने दोनों जगह हाइड्रोजन, दोनों जगह ऐसे मिथाइल लगाया, आप लिख सकते हैं इसको ऐसे भी, कार्बन कार्बन, यहाँ पे आपने मिथाइल लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे मिथाइल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो किसी भी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, दो ही कंडीशन तो बन सकती है ना। मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन को एक साथ, मिथाइल मिथाइल को एक साथ लिख दिया, यहाँ मैंने हाइड्रोजन और मिथाइल को एक साथ लिखा, मिथाइल और हाइड्रोजन को एक साथ लिखा, ये दो ही कंडीशन यहाँ पे बन सकती है। मैंने दोनों कंडीशन बना के आपको दिखा दी, ठीक है? पहले आप मुझे बताओ क्या ये जीआई का एग्जाम्पल है? तो आप पहली कंडीशन फुलफिल करेंगे कि भाई बताओ क्या यहाँ पर को रोटेशन हो रहा है? नहीं हो रहा, यहाँ पे भी रोटेशन नहीं है, यहाँ पे भी रोटेशन नहीं है, इट मीन से जीआई को शो कर रहा है, ठीक है? दूसरी कंडीशन क्या? इसको जब आप इक्वल हाफ में तोड़ते हो तो पहला जो कार्बन और जो दूसरा कार्बन है, इनके पास अलग अलग एटम्स हैं, बिल्कुल हैं। देखो इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, मतलब ए और बी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ए और बी है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए, ये ए है और ये बी है, एक दूसरे के इक्वल है, नहीं है, ये ए है ये बी है, एक दूसरे के इक्वल है, नहीं है। यहाँ भी सेम है, ए और बी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है, यहाँ भी एक मिथाइल है एक हाइड्रोजन, यानी कि दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। अब देखो तीसरी कंडीशन क्या बोलती है? तीसरी कंडीशन ये बोल रही है कि जो टर्मिनल ग्रुप है ना, टर्मिनल ग्रुप मतलब ये जो कोने में जो ग्रुप लगे हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट होनी चाहिए मतलब क्या हुआ? देखो ये दोनों मेरे कंपाउंड है, दोनों ही मेरे जीआई शो कर रहे हैं ना, ये एक ही के तो फॉर्म है। इस मॉलिक्यूल के मैंने दो फॉर्म यहाँ पर को ड्रॉ कर दिए, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी। हमने डेफिनेशन में बोला ना, द कंपाउंड हैविंग द मोर देन वन अरेंजमेंट, एक से ज्यादा अरेंजमेंट होना चाहिए। तो देखो इस मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा अरेंजमेंट है, इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, लेकिन इन दोनों को मैं इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकती। इसको मैं यहीं पर लिख के दिखाऊं तो मैंने लिखा था ये, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका मिथाइल, ठीक है? तो एक बार मैं डेफिनेशन के साथ ही लेके चलूं तो हमने बोला द कंपाउंड विच हैव मोर देन वन अरेंजमेंट, ऐसा कंपाउंड, ये जो मेरा कंपाउंड है एक ऐसा कंपाउंड है जिसका एक से ज्यादा अरेंजमेंट है। और मैंने बना के भी दिखा दे भाई, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस, ओके? दूसरा बोला विच आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल बाय द रोटेशन अबाउट एनी बॉन्ड, और ये दोनों क्या है? आपस में इंटरकन्वर्टेबल नहीं होने चाहिए, ऐसा बोला। अब बताओ क्या ये इंटरकन्वर्टेबल है? आप साफ साफ देख रहे हो भाई नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखोगे इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इस चीज का है, अगर ये हाइड्रोजन है ये मिथाइल है, अब देखो ये भी हाइड्रोजन है ये भी मिथाइल है, दूसरे साइड देखो ये मिथाइल है ये हाइड्रोजन है, अगर मैं इस मिथाइल को ऊपर ले सकूं और हाइड्रोजन को नीचे कर सकूं तो ये दोनों एक ही बन जाएंगे ना। और ये कब पॉसिबल होता? जब मैं यहाँ पर रोटेशन करा देती, लेकिन यहाँ पे तो रोटेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड है। आप समझ में आ रहा? तो डेफिनेशन भी देखो, इसको आप एग्जाम्पल के फॉर्म में भी लिख सकते हो, आपको समझ में आया? मैंने जो चीज बोली थी उसको मैंने दिखा भी दी एग्जाम्पल के साथ। हमने बोला एक कंपाउंड के एक से ज्यादा अरेंजमेंट होनी चाहिए, ये मेरा एक कंपाउंड है, एक मेरा एग्जाम्पल है ब्यूटीन का, जिसके मैंने एक से ज्यादा अरेंजमेंट यानी कि 2 अरेंजमेंट बना के दिखाए, और आपको साफ साफ दिख रहा है ये दोनों अरेंजमेंट एक दूसरे से डिफरेंट है। ये दोनों अरेंजमेंट एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल भी नहीं है, क्योंकि इंटरकन्वर्टेबल तो तब होते जब ये बॉन्ड सिंगल होता, तब मैं इसे रोटेट करती और मिथाइल को ऊपर और हाइड्रोजन को नीचे लाती, और अगर ऐसा मैं बना देती तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड मेरे सेम हो जाते, ठीक है? इसे बना के भी दिखाऊं, अगर मैं इसे रोटेट कर देती तो ये क्या बन जाता है? कार्बन कार्बन, यहाँ पे ऊपर चला जाता मिथाइल, यहाँ पे बन जाता हाइड्रोजन, यहाँ पे बन जाता हाइड्रोजन, ये बन जाता मिथाइल। अब ये दोनों कंपाउंड सेम हो गए, लेकिन ये बन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में तो रोटेशन होगा ही नहीं। यही चीज तो मैंने बोली थी, तभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये जो डेफिनेशन है ना, इसको फुलफिल करने के लिए हमको ये कंडीशन, जो मैंने 3 कंडीशंस आपको बताई, वो चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जब आपने इसे फॉलो किया तभी हमारी डेफिनेशन प्रूव हुई, क्लियर हुआ? अब तीसरा वाले पॉइंट को भी समझा देती हूँ। देखो हमने बोला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की थर्ड कंडीशन ये है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? जो टर्मिनल ग्रुप है यानी कि जो कोने में जो ग्रुप्स लगे हैं ना, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ? देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, अब मैं इनको इरेज कर लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है? इतना तो आप समझ गए, ठीक है? देखो मैंने ये दोनों मॉलिक्यूल बनाए, देखो वो सेम ही मॉलिक्यूल है, ठीक है? अब ये बोल रहा है कोने पे जो मॉलिक्यूल है, जो टर्मिनल मॉलिक्यूल है, अगर मैं टर्मिनल मॉलिक्यूल को सर्कल से दिखाऊं तो सपोज करो मैंने मिथाइल को कंसीडर किया, एक मिथाइल ये है इस साइड,
इस साइड के टर्मिनल पे मैंने ग्रुप कौन सा कंसीडर किया, मिथाइल। सपोज इनके बीच की जो डिस्टेंस है उससे मैंने क्या बोला है, L1, ठीक है। दूसरे साइड मेरा ये मॉलिक्यूल था, इसमें एक साइड क्या था, मिथाइल था, दूसरे साइड का भी मैंने मिथाइल को कंसीडर किया, ये है मिथाइल। इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, L2। तो ये बोलो ये जो डिस्टेंस है ना L1 और L2, अभी तो मैं L1 और L2 कह रही हूँ, एक्चुअल में तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। तो ये बोलो ये जो L1 और L2 है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तभी हमारी थर्ड कंडीशन मानेगी कि ये आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अगर ये दोनों सेम डिस्टेंस के हो गए तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं माने जाएंगे। तो ये तीन कंडीशंस हैं जो हमने फुलफिल्ड करनी है, और ये तीन कंडीशन जब फुलफिल्ड होगी तब हमारी डेफिनेशन फुलफिल्ड होगी, और जब डेफिनेशन फुलफिल्ड होगी तभी हमको हमारा जीआई देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। अब लास्टली इसकी प्रॉपर्टी भी ली हुई है। प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हैव अ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब जो आपकी जीआई है, अब आप देखो एक बार ध्यान से सुनना, ये हमारे दो मॉलिक्यूल है, हमको पता चल गया भाई ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है क्योंकि इन्होंने तीनों कंडीशन को फुलफिल किया है, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है ये दोनों कंपाउंड अगर आप देखोगे इन दोनों में कार्बन हाइड्रोजन को अगर आप काउंट करोगे तो बिल्कुल सेम मिलेंगे। दोनों का ही फॉर्मूला बिल्कुल सेम है ना। इसको भी आप फॉर्मूले वाइज लिखोगे तो ऐसा ही लिखोगे, इसको भी फॉर्मूला वाइज लिखोगे तो ऐसा लिखोगे। तो आप अगर आप सिंपली देखते तो बोलते भाई ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, तो दोनों एक ही कंपाउंड है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये दोनों एक अलग अलग कंपाउंड है क्योंकि इनका अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी कि स्पेस में जब आप इसे ड्रॉ कर रहे हो तो इनके जो एटम्स के अरेंजमेंट है, मतलब एटम्स का ओरिएंटेशन, आप देखो दोनों मिथाइल एक साइड है, यहाँ दोनों मिथाइल अपोजिट साइड हो गए। तो ये जो अरेंजमेंट आ रहा है ना इसमें डिफरेंस आ रहा है, जिस वजह से ये दोनों कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम दिखा रहा है, इनका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन एक्चुअल में ये डिफरेंट है। और ये डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो फिजिकल और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी अब डिफरेंट है। अब देखो केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है ये मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। इन्हीं को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैव a different relative arrangement of a unit about the system where the rotation is restricted। वही है जो तीनों पॉइंट हमने बोले, वही तीनों पॉइंट को समराइज करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है हमारा जीआई, मतलब कि ये होता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। होप आपको पहली चीज समझ में आ गई होगी जो हमारे सिलेबस में थी कि भाई ज्योमेट्रिकल तो होप आपको ये पहली चीज समझ में आ गई होगी जो हमारा पहला टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है और कैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेर को पहचानते हैं, ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर पे इजेड, नोमेनक्लेचर, सिस ट्रांस, इसको हम समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बस ये था हमारा आज का लेक्चर। होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। नोट्स आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप जाइएगा, वहां आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहां से इस नोट्स को ले सकते हैं। तो अब इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।